तो स्टूडेंट्स, ये है लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस और उन सब लाइफ प्रोसेसेस से हो क्या रहा है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है। फिर हमने पढ़ा अभी जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद जो हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चन से चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब एक्सक्रीशन होता क्या है? जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था, एक्सक्रीशन होता है डिस्पोजल या रिमूवल ऑफ वेस्ट। जैसे हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए वो फूड खाता है, बट उस फूड में से वो 100% चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो जो सब्सटेंस या जो भी चीज बच गई वो फूड में से, तो अब उसे एक्सक्रीट आउट करना होता है या उसे अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन दो तरह से होता है। एक होता है सॉलिड एक्सक्रीशन, जो कि इन द फॉर्म ऑफ फीसेस होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सक्रीशन इन लिक्विड फॉर्म, जो कि थ्रू आवर ब्लैडर होता है या थ्रू यूरिन होता है। तो इस चैप्टर में जो हम एक्सक्रीशन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड फॉर्म में, जो कि हमारे ब्लैडर्स के थ्रू या जो कि हमारे किडनी के थ्रू होता है। एंड सिंस इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन और हार्ट, ब्लड इस सब के बारे में पढ़ा था, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन जो लिक्विड पार्ट है वो ब्लड से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर में हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स में होता क्या है? हमारे पास जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में हर चीज ट्रांसफर हो रही है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम हार्ट टू सेल या फ्रॉम लंग्स टू सेल। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। अब इस प्रोसेस में ब्लड में वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे सेल को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए था, तो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में फेंक दिया या ब्लड को दे दिया। अब इससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे वेस्ट सारा ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है और ब्लड हमारा इससे टॉक्सिक होता जा रहा है। अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होती है? किडनीज, जो कि हेल्प करती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। ये क्या करती है? जो ब्लड से हमारा वेस्ट है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स या जो भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स फिल्टर आउट कर देते हैं, ऐसे जो हमारी किडनीज है, हमारी किडनी जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए या डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हो गए जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जैसे यूरिया हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो कि मेन कंपोनेंट होता है हमारी यूरिन का। तो इन सब की जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है हमारी किडनीज। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। पहले मैं इसका आपको दिखाता हूं डायग्राम, जो कि बुक में ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड है। इस डायग्राम में हमें ये ह्यूमन एनाटॉमी दिखाई हुई है, ये है ह्यूमन बॉडी। अब इसमें हमें दो किडनीज दिखाई हुई है। ये दोनों किडनीज होती हैं आइडेंटिकल, मतलब थोड़ा बहुत साइज का वेरिएशन हो सकता है, बट ओवरऑल दोनों किडनी सेम होती है, मतलब 19-20 वाला फर्क होता है दोनों किडनीज में, ठीक है। इसके बाद ये दोनों किडनीज क्या करती हैं? ये दोनों किडनीज ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, मतलब इन दोनों के अंदर ब्लड जाता है और ये दोनों जब बाहर जो चीज देती है, वो देती है फिल्टर्ड आउट ब्लड। फिल्टर्ड आउट ब्लड कैसे देती है? ये किडनी के अंदर की वर्किंग होती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो किडनी का रोल था वो था फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी ने क्या किया? ब्लड को फिल्टर किया। इस ब्लड को फिल्टर करने के बाद किडनी ने वापस उस ब्लड को आर्टरीज और वेन्स में वापस दे दिया। अब जो किडनी ने पूरा वेस्ट एक्यूमुलेट किया या जो भी किडनी ने सारा वेस्ट निकाला ब्लड से, वो सारा वेस्ट किडनी हमारे यूरेटर को दे देता है। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर वो पाइप होता है जो कि किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, और ये सारा वेस्ट जो कि किडनीज ने फिल्टर आउट किया ब्लड से, वो सारा वेस्ट हम यूरिनरी ब्लैडर में भेज देते हैं यूरेटर के थ्रू। अब जब यूरेटर ने सारा वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर में दे दिया, तो यूरिनरी ब्लैडर की एक मस्कुलर ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है, ये हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये क्या एक्सक्रीट करती है? ये सारा ह्यूमन लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट करती है जो कि हमने ब्लड से फिल्टर किया। तो थ्रू एक्सक्रीशन
ये सारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो जाता है। और इसमें मेन वेस्ट क्या होता है? अमोनिया एंड कंपाउंड्स। तभी जो यूरिन की स्मेल होती है वो अमोनिया से सिमिलर होती है। तो अब क्या हुआ, ब्लड पहले किडनीज के पास आया, किडनीज ने ब्लड को फिल्टर करके वापस भेज दिया। अब वो जो इम्प्योरिटीज है, वो जो गंद है, वो सारा यूरेटर को दे दिया हमारी किडनीज ने। वो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके गया। जैसे ब्लैडर फिल हो गया, उस ब्लैडर ने यूरेथ्रा ओपनिंग के थ्रू सारा एक्सक्रीट आउट कर दिया। 10 हमारे ब्लड से सारा वेस्ट रिमूव हो गया। अब इस प्रोसेस को होने के लिए जो हमारा यूरिन होता है वो होता है लिक्विड। तो इसीलिए अगर किसी को एक्सक्रीशन में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो फॉर द हेल्दी लाइफ, जिससे हमारे ब्लड में कम से कम इंप्योरिटी हो और सारा वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से हो। अब जो हमने इस पार्ट में, इस डायग्राम में हम ढंग से समझ नहीं पाए थे, वो हम ये नहीं समझ पाए थे कि किडनीज के अंदर का काम कैसे हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि लंग्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे ही किडनीज ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे कर रही हैं, तो वो हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन से। उसे देखने से पहले आइए पहले लिख लेते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स होता क्या है। इट्स अ प्रोसेस through which kidneys में मैंने ब्रैकेट में इसके लिखा है क्योंकि 2 किडनीज होती हैं। किडनीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड बाय फिल्ट्रेशन। मतलब ये क्या करते हैं, सारे गंद को ब्लड से निकाल लेते हैं। और ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है? किडनीज के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग या फॉर कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आप देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, ऐसे ही किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स हैं जो कि हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। बस इतना समझना इस लेवल पे बहुत है। तो किडनी के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। दिस फिल्ट्रेशन इज अचीव्ड बाय नेफ्रॉन which are present in kidneys। ठीक है, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब किडनीज ने फिल्ट्रेशन की, उसके बाद वेस्ट इज कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर and is sent to bladder through pipe-like structures called ureters। ठीक है, अब ये जो वेस्ट है ये ब्लैडर में कलेक्ट होता है, किडनी यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में ये वेस्ट भेज देती है। ये वेस्ट किस फॉर्म में होता है? वेस्ट इज ऑफ लिक्विड फॉर्म। मतलब जैसे एक होता है सॉलिड वेस्ट रिमूवल, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट पास होता है, फिर थ्रू रेक्टम एंड एनस हमारा ये वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है। ऐसे ही वो वेस्ट था सॉलिड वेस्ट, ये वेस्ट है लिक्विड वेस्ट जो कि हमारे ब्लैडर्स के थ्रू रिमूव होगा। फाइनली अ मस्कुलर ओपनिंग कॉल्ड यूरिनरी ओपनिंग और यूरेथ्रा हेल्प्स इन एक्सक्रीशन।
ठीक है, ये यूरेथ्रा इस वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट, वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। मतलब ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम इसे थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं अगर उस पॉसिबल पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सोशल कंडीशंस। ठीक है, ऐसे ही जैसे सेल की फिल्ट्रेशन, जैसे ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खुद हो रहा है। ऐसे ये जो एक्सक्रीशन है, ये जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है और ये जो यूरिनेशन का प्रोसेस है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में। अब जैसा मैंने बताया था, सबके पास दो किडनीज होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी बंदे के पास एक किडनी होती है, या बाय बर्थ एक किडनी डेवलप नहीं होती, तो उस केस में भी वो ह्यूमन बीइंग इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता है, बट एक किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाता है, बट ओवरऑल कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू एक्सीडेंट्स और अदर नेचुरल इवेंट्स, कभी कभार किसी आदमी की दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं, या दोनों किडनीज में स्टोनिंग हो जाती है, या कोई भी XYZ कोई भी इंजरी हो गई, या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से वो किडनी डेड हो गई। उस केस में क्या होता है, जो ब्लड का वेस्ट है वो डिस्पोज नहीं हो सकता। सिंस वो वेस्ट डिस्पोज नहीं हो पा रहा, तो ब्लड में क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। इस केस में बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उस बंदे का ब्लड आर्टिफिशियली क्लीन करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ किडनीज होता है जब ब्लड को क्लीन करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है कि जब किडनीज फेल हो जाती हैं, किडनीज अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, तब हम आर्टिफिशियली या हम बाहर से थ्रू लैब एंड इक्विपमेंट हम किसी बंदे का ब्लड प्योरीफाई करते हैं, ब्लड क्लीन करते हैं आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली, मतलब नेचुरली नहीं कर रहे, हम थ्रू मशीन्स कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, समटाइम्स इन्फेक्शंस, इंजरी और restricted blood flow causes kidney failure। restricted blood flow की वजह से किडनी फेलियर होता है, जिसकी वजह से हम आर्टिफिशियल किडनी लाइक डिवाइस यूज करते हैं, जिसे हम डायलिसिस भी बोलते हैं, is used to filter blood and help in removal of waste। तो हम आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करते हैं और वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करते हैं। अब होता क्या है, इसमें जो हमारे पास डायलिसिस की मशीन होती है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे हमने प्लांट्स में छोटी क्लासेस में ऑस्मोसिस का कंसेप्ट पढ़ा था, ऐसे ही जो डायलिसिस की मशीन होती है उसमें भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जहां पे बाहर प्रेशर कम है, अंदर किडनी के जो ब्लड का अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो उससे जो सारी वेस्ट है वो सारी मशीन के अंदर आ जाती है, और इनडायरेक्टली हमारा ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर या प्योरीफाई हो जाता है, जिससे जो बंदे के अंदर इंप्योरिटीज है वो सारी खत्म हो गई, और वो इजीली अपनी लाइफ के साथ कंटिन्यू कर सकता है। अगर हीमोडायलिसिस की मशीन नहीं होती तो क्या होता, तो धीरे धीरे ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती और फाइनली बंदे की डेथ हो जाती। तो अब इसकी अगर इंटरनल वर्किंग में देखें, इंटरनल वर्किंग में क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ osmosis, filtration is achieved, which helps in survival of patient।
अब ये सारे पॉइंट मैंने इतना डिटेल में इसलिए नहीं लिखवा है क्योंकि ये एग्जाम्स में रेयरली पूछे जाते हैं, और अगर ये पूछे जाएं तो आपके पास इतना कंटेंट है कि आप इजीली इस चीज को आंसर कर सके, और जिस हिसाब से मैंने समझाया है आप उन सारी चीजों को रेफरेंस में लेके एक ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटिव आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी का जो सेक्शन है या जो डायलिसिस का सेक्शन है ये आपकी बुक पे पेज 111 पे दिया हुआ है, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया हुआ है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 112 पे, और उसके बाद बैक एक्सरसाइज 113 पे। तो आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें जो मैंने आपको ये डायग्राम बताया था कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, जैसे सेल्स टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऐसे ही नेफ्रॉन से हमारी पूरी किडनी बनी हुई है। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर 1 क्वेश्चन कौन से पेज में है, क्वेश्चंस पेज 111। ठीक है, आंसर 1 है नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनीज। मतलब कि जो नेफ्रॉन्स है, जैसे सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही नेफ्रॉन होता है बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ अ किडनी। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा पेपर में, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है फिगर 6.14, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो नेफ्रॉन आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ अ किडनी। इसके बाद ईच किडनी हैज मल्टीपल न्यूरॉन्स या मल्टीपल नेफ्रॉन्स। हर किडनी के पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? अराउंड 1 से 1.5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मतलब 10 से 15 लाख नेफ्रॉन्स हर किडनी के पास होते हैं। तो अब इसके बाद अंदर नेफ्रॉन के कंपोनेंट्स है, जैसे क्या होगा ग्लोमेरुलस, बोमेन्स, कैप्सूल, ऐसे डिफरेंट नेफ्रॉन के कंपोनेंट्स हैं। अब फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो पहले ब्लड किडनी में एंटर करता है, जिससे बहुत सारी कैपिलरीज में ब्लड ब्रांच आउट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रांच आउट होकर सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने से एब्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी, जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। इसके बाद जब हमने सरफेस एरिया बढ़ा लिया तो जो सारी इंप्योरिटीज हैं वो सारी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बाहर निकल जाती हैं, या मतलब नेफ्रॉन उन्हें बाहर निकाल लेता है ब्लड से और ब्लड को वापस ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर देता है। तो ये पूरा था हमारा फंक्शनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन। तो आइए बस इसे आंसर में लिखते हैं। नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ अ किडनी। फिर फंक्शनिंग में लिखते हैं फंक्शनिंग, blood enters kidney through renal artery। रीनल आर्टरी, ये आपकी बुक के डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ब्लड कैसे एंटर करता है किडनी में? थ्रू रीनल आर्टरी। उसके बाद ब्लड ब्रांचेस इनटू सेवरल कैपिलरीज। ब्लड क्या करता है? ब्रांच आउट करता है सेवरल कैपिलरीज में। फिर क्या होता है? इसके कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन लाइक बोमेन्स कैप्सूल, कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, helps in filtering of blood, ब्रैकेट में थ्रू ऑस्मोसिस एंड अदर प्रोसेस। ठीक है,
ब्लड की फिल्ट्रेशन किससे होती है? ऑस्मोसिस और अदर प्रोसेस से। इसके बाद जो सारा वेस्ट है वो ब्लैडर में भेज देते हैं, और जो सारा वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो ब्लैडर में भेज देते हैं, और जो ब्लड स्ट्रीम और जो ब्लड है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाता है। वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ urine is sent to bladder. Waste in the form of urine is sent to bladder, and filtered blood is diffused back into the bloodstream. ठीक है, ये था प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the methods used by plant to get rid of excretory products? ये अगर आप क्वेश्चन देखो, what are the methods used by plant to get rid of excretory products? ये हमने अपने नोट्स में एज इट इज चीज डिस्कस की हुई है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में अगर आप पीछे मुड़ के देखें, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ये वाला जो हमने टॉपिक है इसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो स्टोमेटल ओपनिंग से रिमूव होता है, एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन से रिमूव होता है, डेड सेल्स एंड लीव्स का डिफरेंट मेथड है, फिर समटाइम्स वो रूट से भी एक्सक्रीट करता है। तो दिस कवर्स क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस में हमेशा जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कभी कम होएगा कभी ज्यादा होगा। तो अगर हम यूरिन की फॉर्म की बात करें तो यूरिन का फॉर्म क्या है? लिक्विड। तो जो अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेट होगा वो कैसे होएगा? वो डिपेंड करेगा हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है। अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कम है तो जो यूरिन प्रोड्यूस होएगा वो कम होगा। बट अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा है, मतलब हमारे पास हमने काफी एक्सेस में पानी पिया हुआ है, तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। तो इस पे डिपेंड करेगी यूरिन की कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है तो यूरिन जो होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसका जो कलर होगा और ज्यादा डार्क येलोइश होगा। अगर हमारे पास वाटर सफिशिएंट है, प्लेंटी में अवेलेबल है, तो यूरिन का कलर होगा लाइट येलो या व्हाइटिश। तो हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। जैसे जैसे पानी प्रेजेंट होगा या जिस क्वांटिटी में पानी प्रेजेंट होगा उस क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस होगा, और उससे जो यूरिन की कंसंट्रेशन है इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर 3, amount of urine produced by our body depends upon the availability of water in our body. If excess water is present, then urine produced is diluted and light yellow in color. ठीक है, if excess water is present then the urine produced is diluted and light yellow in color. If less water is present in our body, then urine produced is concentrated, डार्क येलो। ठीक है, और हमारी बॉडी में और चीज क्या, किस चीज पे डिपेंड करता है यूरिन प्रोडक्शन? जैसे हार्मोन्स, एक बंदे के हार्मोन्स क्या हैं या उसकी जो हार्मोनल साइकिल है उस पे, या एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है मेंटल एंड हार्मोनल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल और हार्मोनल फैक्टर्स पे भी अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड करता है। तो इस चीज को खत्म करते हुए हम
क्वेश्चन हम चैप्टर की बैक एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किडनीज जो ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट हैं वो किसका पार्ट है। तो पहला ऑप्शन है ए न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है बी रेस्पिरेशन, तीसरा ऑप्शन है सी एक्सक्रीशन, चौथा ऑप्शन है डी ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमने किडनीज का पार्ट अभी अभी डिस्कस किया है। किडनीज किस चीज में हेल्प कर रही है? किडनीज हेल्प कर रही है एक्सक्रीशन में। किसके एक्सक्रीशन में? लिक्विड वेस्ट जो कि हम ब्लड से निकाल रहे हैं। जो ब्लड में हमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल जैसे अमोनिया हमें नहीं चाहिए अपने ब्लड में, तो वो कौन निकाल रहा है? वो किडनीज निकाल रहा है। दस किडनीज किस चीज में हेल्प कर रही है? एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है ऑफ क्या? जो ब्लड में हमारे इंप्योरिटीज हैं या जो ब्लड में हमारे वेस्ट मटेरियल है। तो इसके आगे मैं डिटेल के लिए लिख रहा हूं वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमने बुक में ही इटसेल्फ आंसर कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये क्या पूछ रहा है? जाइलम, जैसे प्लांट्स में दो टिश्यूज थे, जाइलम और फ्लोएम। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? जाइलम करता है पानी के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प, फ्लोएम करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प। तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हुआ? जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन को आंसर करता है। थर्ड है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना ले विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सनलाइट, चौथा ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ देम। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में फॉलो होता था? प्लांट्स। कौन से प्लांट्स में? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता था? क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट्स हमारा क्लोरोफिल का पॉइंट बी वाला हमें सिलेक्ट करवाता है। इसके बाद प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तीसरी जो कंडीशन है, प्लांट सिर्फ दिन में खाना बनाता है। दिन में क्यों खाना बनाता है? क्योंकि दिन में सनलाइट अवेलेबल होती है। दस क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑल ऑफ देम। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। चौथा क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ये क्वेश्चन किस पार्ट से रिलेटेड है चैप्टर के? ये है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की ह्यूमन बीइंग्स में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही थी। जैसा कि हम याद करें, ह्यूमन बीइंग्स में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था? पहले जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो पायरुवेट में ब्रेक हो रहा था। फिर पायरुवेट में ब्रेक होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन उसका एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, which is also known as energy house of the cell। ये सब हमने चैप्टर में बहुत ढंग से डिस्कस किया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ रहे होंगे अगर आपने हमें ढंग से फॉलो किया है तो। क्वेश्चन 5 है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, अब फैट कहां पे डाइजेस्ट होते हैं और ये प्रोसेस कहां पे अकर होता है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर 5, फैट्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े चंक्स में प्रेजेंट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़े बड़े चंक्स में अवेलेबल होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमने पढ़ा था वो क्या रिसीव करता है? सेक्रीशन। किससे? पैनक्रियास से और लिवर से। ये दोनों क्या करती हैं? फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन
receives secretion from pancreas एंड लिवर। अब हमने जैसा नोट्स में लिखा था, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस भेजती है और लिवर क्या भेजता है, बाइल भेजता है। बाइल क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और पैनक्रियास क्या करता है, लाइपेज, जो कि एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो अब हम ये लिखते हैं, पैनक्रियास से हमें क्या मिला, पैनक्रियाटिक जूसेस, लिवर से हमें मिले बाइल। अगर आप अपने नोट्स को रेफर करो तो इन दोनों के एक्शंस अब हम इस आंसर में लिखेंगे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में क्या क्या आता है, लाइपेस आता है, जो कि बाइल हमारा वैसा मीडियम क्रिएट करता है जिसमें हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट कर सके। ठीक है, तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज और लिवर का जो आप जूसेस का एक्शन लिखोगे वो आप नोट्स को रेफर कर सकते हो, उसमें हमने पूरा प्रॉपर हाफ ऑफ पेज के इन दोनों एंजाइम्स के एक्शंस लिखे हुए हैं इन डिटेल। तो इस क्वेश्चन में आपको वो दोनों रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हम देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। जैसा कि हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो जैसा हमने ह्यूमंस में पढ़ा था, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है इंजेशन से, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म अपने अंदर खाना ले रहा है या कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहा है। तो जब ह्यूमन बींग्स में इंजेशन होती है, मतलब फूड माउथ के अंदर एंटर कर गया, तब क्या होता है, तब खाने में सलाइवा मिक्स होता है व्हाइल चूइंग। तो च्यू करते हुए फूड फिजिकली ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में एंड सलाइवा मिक्स होता है। अब रोल क्या होता है सलाइवा का, सलाइवा पहले तो उसे लिक्विडी मीडियम में क्रिएट कर देता है जिससे वो फूड इजीली हमारे फूड ट्रैक से पास हो सके, प्लस हमें वो फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 6, रोल ऑफ सलाइवा। फर्स्ट है moists the food for easy swallowing। ठीक है, गीला कर देता है खाने को जिससे इजीली swallow हो जाए। उसके बाद क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड में हमारा जो शुगर होता है, जो स्टार्च होता है, उसे शुगर में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं इन द माउथ इटसेल्फ। मतलब डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो salivary enzymes start digestion of food in the mouth itself। मतलब मुंह से ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो स्टार्च है उसका कन्वर्जन इनटू शुगर। ठीक है, कन्वर्जन। ठीक है, तो रोल ऑफ सलाइवा हमने कर लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है, ये पूछ रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंपेयर करो तो आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर्ड बाय क्वेश्चन नंबर 3। मतलब कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स को ये चारों चीजें चाहिए होती हैं फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू प्रिपेयर देयर फूड। और जब ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन। आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 7,
requires carbon dioxide, water, nutrients, sunlight to prepare food. बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है? बाय प्रोडक्ट्स में वाटर लॉस भी होता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, वो हम ऐड नहीं करेंगे इस आंसर में। बाय प्रोडक्ट्स हो गया हमारे पास ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड इन एनवायरमेंट। ठीक है, दिस आंसर्स क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? मतलब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में ये लोग डिफरेंस पूछ रहे हैं। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो मतलब पहले हमें एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, उसके बाद ये हमें एग्जाम्पल देने को कह रहा है। ठीक है, तो आइए इस डिफरेंस को हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा एरोबिक। जैसा कि हमें याद है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। एनएरोबिक में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन एब्सेंस, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मूविंग ऑन, सेकेंड पॉइंट क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें नहीं होती। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है? बिटवीन ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड एनवायरमेंट। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स टेक्स प्लेस, no exchange of gases occurs। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इट occurs in cytoplasm and mitochondria। It only occurs in cytoplasm। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और पानी रिलीज होता है और इसमें डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। End products vary, CO2 and H2O are released। अब इसके बाद इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो था what are the necessary conditions, what name some organisms that use anaerobic mode of respiration। अब anaerobic mode of respiration हम ह्यूमंस भी यूज करते हैं, बट हमारे मसल सेल्स में वो कभी कभार होता है। तो इसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो सम फंगाई, सम बैक्टीरिया, जैसे यीस्ट। यीस्ट एनारोबिकली भी वही रेस्पायर करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या डाल सकते हो, मैमल्स, फिर ऐसे रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये हमारा कवर करता है आंसर नंबर 8, जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस पूछता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हमने ढंग से टैबुलर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच इज हाउ आर द एवियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो
एवियोलाई कैसे डिजाइन होते हैं। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी थी, जब हमने ब्रीदिंग पढ़ी थी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है ह्यूमंस में, तब हमने देखा था एवियोलाई क्या होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं लंग्स में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू टेक प्लेस। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे मैक्सिमाइज होएगा, सरफेस एरिया बढ़ा के। तो एवियोलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो अगर आप अपने पुराने नोट्स को रेफर करोगे तो ये हमने रोल ऑफ एवियोलाई में ढंग से लिखा हुआ है कि एवियोलाई कैसे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और ये मैक्सिमाइज कैसे करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन you need to refer to your notes. Question number 10 है, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जब हमने पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या कर रहा है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी होती है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, जिससे ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करने में फ्रॉम आवर हार्ट या फ्रॉम आवर लंग्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प करता है। अब अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं होएगा तो ब्लड एफिशिएंटली ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, जिससे हमारी बॉडीज धीरे 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 नियर डेथ आ जाएंगी। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 10, हीमोग्लोबिन is responsible for transportation of oxygen in our body। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन can affect oxygen supply to our cells। Deficiency of hemoglobin can affect the oxygen supply to our cells, so this can lead to a disease called anemia। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। अब जब हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, तब क्या हो रहा था, पहले लंग्स से ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा था, फिर हमारा हार्ट वापस ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा था, फिर हमारी बॉडी वापस से ब्लड को हार्ट में भेज रही थी, फिर ब्लड वापस जा रहा था टू सर्कुलेशन। तो ऐसे एक ब्लड साइकिल में हमारा जो ब्लड है वो डबली सर्कुलेट हो रहा है, मतलब 2 बार हार्ट से पास कर रहा है। इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे रफ स्केच, ये हमारे 4 चेंबर्स हो गए। पहले हमारा ब्लड ऐसे एंटर करता है, फिर यहां से यहां पे एंटर करता है, फिर यहां से हमारी पूरी बॉडी पे जाता है सेल्स, फिर इस सेल्स से हमारा ब्लड यहां पे एंटर करता है, फिर यहां से यहां पे एंटर करता है, फिर लंग्स से जाता है। तो देखिए इस साइकिल में देखिए, पहले हमारा ब्लड यहां से स्टार्ट हुआ, थ्रू सेल्स गया, मतलब एक ब्लड साइकिल में क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। इसीलिए ही ह्यूमन बींग्स में 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी बिकॉज ह्यूमन बींग्स में हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इन हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हुए। तो इसी क्वेश्चन को चलिए आंसर करते हैं। ड्यूरिंग single blood cycle,
during single blood cycle, the blood passes through heart twice. It is necessary to separate oxygenated blood from deoxygenated ब्लड. ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है. दिस इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. इसीलिए डबल सर्कुलेशन होती है और 4 चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं. दिस आंसर्स क्वेश्चन नंबर 11. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम. ये क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम. मतलब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. इस क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म में आंसर करते हैं. आइए, आंसर 12, जाइलम, फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसफर करता है. जाइलम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, फ्लोएम फूड. ठीक है, अब फूड क्या होता है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होने में रिक्वायर्ड होता है. बट वाटर जो कि जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या होता है, रूट से ऊपर लीव्स में चाहिए होता है. तो जाइलम में क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो है. वेयर एज फ्लोएम में क्या है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ खाना जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन खाना या तो रूट्स में स्टोर्ड है या लीव्स में स्टोर्ड है. ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड फ्लो takes place, bidirectional upward and downward flow takes place. ठीक है, मतलब जाइलम फ्लोएम में डिफरेंट, जब वाटर ट्रांसफर होता है तो सिर्फ अपवर्ड फ्लो होता है, जब फूड ट्रांसफर होता है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरीके से ट्रांसफर होता है. ठीक है, अब जाइलम में कैसे फूड ट्रांसफर होता है, थ्रू ट्रांसपिरेशन, जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, फ्रॉम सेल टू सेल, और ये कैसे रिक्वायर, इसके लिए एनर्जी कहां से आती है, फ्रॉम एटीपी. आइए आंसर लिखते हैं, इट अकर्स थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. It occurs through process of energy in ATP. This covers our question number 12. Moving on, question number 13 है, compare the functioning of alveoli in lungs and nephrons in kidneys with respect to their structure and functioning. मतलब ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो किसके बीच में, एवियोलाई जो लंग्स में थे और नेफ्रॉन जो कि किडनी में थे, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो अब हम इस टेबल में दो पार्ट्स बनाएंगे, पहला एवियोलाई, दूसरा नेफ्रॉन. उसके बाद हम दो पार्ट्स में डिफरेंट
डिफरेंस बनाएंगे। पहला पार्ट जो कि हमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस देगा, दूसरा पार्ट जो कि हमें फंक्शनिंग में डिफरेंस देगा। तो आइए टेबल बनाते हैं। इस टेबल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। हाँ, तो पहला पार्ट में मैं लिखूंगा एवियोलाई, दूसरे पार्ट में मैं लिखूंगा नेफ्रॉन। इसके बाद पहला जो मैं डिफरेंस लिखूंगा वो लिखूंगा स्ट्रक्चर, दूसरा जो मैं डिफरेंस लिखूंगा वो मैं लिखूंगा फंक्शनिंग या फंक्शन में। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एवियोलाई और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। तो देखो एवियोलाई कैसा होता था, टाइनी बेलून लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स। ठीक है, अब नेफ्रॉन्स क्या थे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन किडनीज। पहला जो डिफरेंस हो गया वो हो गया इनकी लोकेलिटी में डिफरेंस। पहला वो लंग्स में प्रेजेंट है, दूसरा किडनीज में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, नेफ्रॉन्स की दूसरा डिफरेंस क्या होगा, नेफ्रॉन्स की क्लासिफिकेशन होती है किसमें, बोमेन्स कैप्सुल ग्लोमेरुलस में, और जो एवियोलाई है उसमें क्या होता है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। ठीक है, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और जो इसमें नेफ्रॉन में जो दूसरा डिफरेंस है, सब डिवाइडेड। एंड ये कवर करता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब हम आते हैं फंक्शनल डिफरेंस। फंक्शनल डिफरेंस क्या करता है, पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एवियोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। दूसरा डिफरेंस हम बोलेंगे, ये क्या करता है, कैपिलरीज प्रोवाइड करता है which do exchange of gases। एवियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरीज के थ्रू होता है। और जो हमारा फंक्शनल डिफरेंस है नेफ्रॉन में, वो क्या है, नेफ्रॉन्स होते हैं बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। इसका मतलब कि एवियोलाई बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस की यूनिट नहीं होते, एवियोलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं जो कि बेसिक यूनिट है। वेयर एज नेफ्रॉन में हमारे पास नेफ्रॉन इटसेल्फ बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है। तो ये चीज हमारा कवर करती है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया एवियोलाई और नेफ्रॉन के बीच का स्ट्रक्चरल डिफरेंस और फंक्शनल डिफरेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट ढंग से डिस्कस किए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट या चैट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।